Abhay ji is also here. Yes, sir, he is there. Okay. Everybody on standby. Countdown begins. You can start now, sir. Okay. नमस्कार दोस्तों, कुछ देरी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज तीसरे दिन का आर्थिक पैकेज जो पूरी तरह से खेती बाड़ी को लेकर है, वो देश ने देखा और सुना। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की 3 दिन की जुमला पैकेज घोषणाओं से एक बात साफ है कि मोदी सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट से हेल्पलाइन मैनेजमेंट तक का सफर तय करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। 20 लाख करोड़ का पैकेज देशवासियों के लिए राहत का पैकेज कम, बल्कि वूडू इकोनॉमिक्स पैकेज अधिक साबित हुआ है। वादों के सब्ज बाग से मदद की हकीकत तक पहुंचने में सरकार ने पूर्णतया देश को निराश किया है। कोरोना महामारी में सबसे बड़ा संकट अन्नदाता किसान व राष्ट्र निर्माता मजदूर झेल रहे हैं। मरहम लगाने की बजाय मोदी सरकार किसान मजदूर को घाव दे रही है तथा मदद करने की बजाय किसान को कर्ज के जंजाल में धकेल रही है। एक बात साफ है कि मोदी सरकार न किसान की पीड़ा समझती है और ना ही खेती की समस्या। इसीलिए खेती के नाम पर परोसे जा रहे सब्ज बागों में एक फूटी कोड़ी भी मदद के नाम पर किसान को नहीं मिल पाई, और हम उसके कुछ पहलू आपके समक्ष रखेंगे। सबसे पहला, रबी की फसलों की कीमत न मिल पाने से देश के किसान को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, पर नुकसान भरपाई के नाम पर एक फूटी कोड़ी नहीं दी। आज किसान को आकर्षक कीमत देने बारे और कानून बनाने बारे बड़ी बड़ी बातें वित्त मंत्री द्वारा कही गई, पर यह नहीं बताया कि मोदी सरकार एमएसपी पर ही फसल क्यों नहीं खरीद रही। क्या वित्त मंत्री यह जानती हैं कि सरकार कुल फसल उत्पादन का मात्र 25 से 30% ही न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदती है, खास तौर से वो भी गेहूं और धान, क्योंकि उसे जन वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से वितरित किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2019-20 में रबी एवं खरीफ फसल का कुल उत्पादन देश में हुआ 26.90 करोड़ टन, पर एमएसपी पर फसल खरीदी गई रबी फसलें 7.19 करोड़ टन, यानी मात्र 26.5%। अब कोरोना संकट के चलते बाजार तो उपलब्ध है ही नहीं, तो ऐसे में किसान क्या करे। 2020-21 के रबी सीजन में अकेले गेहूं की फसल का अनुमानित उत्पादन है 10 करोड़ टन, यानी 1925 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से लगाएं तो कुल लागत होगी 1,92,500 करोड़ रुपया। मोदी सरकार एमएसपी पर गेहूं की खरीद कर रही है मात्र 35% या 350 लाख टन। बाजार के अभाव में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों से खबर आ रही है कि मात्र किसान की गेहूं 1400 रुपया से 1600 रुपया क्विंटल में बिक रही है, क्योंकि बाजार नहीं है। केवल इसी से अकेले गेहूं की फसल में जो 1925 रुपया प्रति क्विंटल से कम की बिक्री होगी, किसान को नुकसान होगा 21,000 करोड़ रुपए का। अगर रबी की अन्य प्रमुख फसलें
जैसे सरसों, चना, मसूर इत्यादि भी लगा लें और उनमें भी इसी प्रकार या इससे ज्यादा नुकसान है, तो नुकसान उन फसलों में होगा 21,000 करोड़ रुपया। और यही हाल फल, सब्जी, फूल पैदा करने वाले किसान का है। वो केले लगाने वाला किसान हो, वो अंगूर, सेब, फल या संतरा पैदा करने वाला किसान हो, टमाटर, आलू या प्याज पैदा करने वाला किसान हो, या सब्जी पैदा करने वाला किसान, अकेले मार्च, अप्रैल और मई माह में फल, सब्जी और फूल पैदा करने वाले किसान को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इस प्रकार से किसान को अकेले रबी फसलों में और पिछले लगभग 2 माह में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। उम्मीद थी कि किसान के नुकसान की भरपाई बारे एक पैकेज दिया जाएगा, परंतु एक फूटी कोड़ी भरपाई के नाम पर किसान को नसीब नहीं हुई। दूसरा पहलू, क्या वित्त मंत्री ये जानती हैं कि किसान को दिया जा रहा न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान की लागत से कम है? ना आज उसका हल बताया और ना ही सही कीमत देने का रास्ता। केवल नया कानून बनाने के जुमले से क्या किसान को फसल का सही मूल्य मिल जाएगा? काश वित्त मंत्री रबी फसलों के लिए दी गई कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट पढ़ लेती, तो फिर इस प्रकार झूठ बोलकर देश को बरगलाने से बच पाती। आज किसानों को समर्थन मूल्य से भी अधिक फसल की लागत आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रधानमंत्री जी का गृह प्रदेश गुजरात, भाजपा शासित हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे प्रांत कह रहे हैं। गेहूं का मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1925 रुपया प्रति क्विंटल, पर सीएसीपी को, कृषि लागत और मूल्य आयोग को, गुजरात कहता है कि वहां के किसान को लागत पड़ती है 1949 रुपया प्रति क्विंटल। हरियाणा की भाजपा सरकार कहती है कि हरियाणा के किसान को गेहूं की लागत पड़ती है 2081 रुपया प्रति क्विंटल। और ये सब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रबी 2020-21 की रिपोर्ट में दर्ज है। चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 4,875 रुपया प्रति क्विंटल, पर हरियाणा की भाजपा सरकार सीएसीपी को कहती है कि मूल्य पड़ता है किसान को 5,289 रुपया प्रति क्विंटल। अर्थात बाजार में किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार नहीं दे रही, उससे ज्यादा भी किसान को लागत आ रही है। तो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ये बनाए कि कानून बनाने से क्या होगा जब आज किसान की ये दयनीय स्थिति है। और तीसरा, किसान सम्मान निधि योजना की बहुत बड़ी चर्चा की गई। कहा गया कि 6,000 रुपया सालाना बजट में प्रावधान कर किसान को दिया जा रहा है। उसका सच भी आज हम उजागर करने वाले हैं। भारत में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार का एग्रीकल्चर सेंसस 2016 कह रहा है। मोदी सरकार के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मात्र 8.22 करोड़ किसान ही चिन्हित किए जा पाए हैं, यानी 6 करोड़ 42 लाख किसान मोदी सरकार के मुताबिक भी आज किसान सम्मान निधि से बाहर हैं। और यही नहीं, मोदी सरकार ये शेखी तो बघारती है कि हर किसान को सालाना 6,000 रुपया प्रति वर्ष दिया, पर यह नहीं बताती कि 5.5 साल में किसान की प्रति हेक्टेयर कीमत को 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर बढ़ा दिया है। कैसे? मोदी सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 रुपया 56 पैसे प्रति लीटर से बढ़ाकर 5.5 साल में 31 रुपया 83 पैसे प्रति लीटर कर दी, यानी 5.5 साल में अकेले डीजल पर 800%
टैक्स की बढ़ोतरी की गई है, जिससे लाखों करोड़ कमाया जा रहा है। यही नहीं, मई 2014 में डीएपी खाद की कीमत थी 1125 रुपया प्रति बैग, आज वो बढ़कर हो गई है 1400 रुपया प्रति बैग। यूरिया खाद के कट्टे की कीमत 5 किलो कम कर दी गई, पर कीमत वही रही। 5 किलो कम कर 50 से 45 किलो कर दिया, पर कीमत वही रही। सुपर खाद की कीमत 260 रुपया से बढ़ाकर 350 रुपया कर दी गई। और यही नहीं, पहली बार खेती पर टैक्स लगाया गया, जीएसटी लगाया। खाद पर 5% जीएसटी, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, यहां तक कि किसान के ट्रैक्टर के टायरों पर भी 18% जीएसटी। और इस प्रकार से 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त लागत बढ़ा दी गई किसान की फसल की, और आधे किसान को 6,000 रुपया सालाना देकर वाहवाही पीटने की कोशिश की जा रही है। वित्त मंत्री जी ने फसल बीमा योजना की भी चर्चा की और खूब वाहवाही लूटने का प्रयास किया। वित्त मंत्री जी, फसल बीमा योजना प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बन गई है। और केवल एक आंकड़े का जवाब दे दें, साल 2016-17 से खरीफ 2019 तक देश के किसानों, केंद्र व राज्य सरकारों ने फसल बीमा योजना में कुल बीमा राशि का भुगतान किया 99,046 करोड़ रुपया, पर किसान को फसल बीमा योजना में कुल मुआवजा मिला 72,952 करोड़। यानी इन प्राइवेट कंपनियों ने मुनाफा कमाया 26,094 करोड़। तो जवाब दें मोदी जी और निर्मला जी, ये स्कीम किसान के लिए चल रही है या बीमा कंपनियों के मुनाफे के लिए? और एक बड़ी शेखी बगारी गई कि मार्जिनल किसान को 3 करोड़ मार्जिनल किसान को 4 लाख करोड़ का कर्ज देंगे। आदरणीय निर्मला जी, अगर आप एग्रीकल्चर सेंसस 2016 जो मोदी सरकार ने जारी किया है वो पढ़ लेती, तो पता चलता कि देश में 10 करोड़ मार्जिनल फार्मर हैं जो 1 हेक्टेयर से कम पर खेती करते हैं। अगर आपके मुताबिक आप केवल 3 करोड़ मार्जिनल फार्मर को ही रिलीफ देंगी, तो देश का 7 करोड़ मार्जिनल फार्मर कहां जाएगा? इस बात का जवाब आपने नहीं दिया। और यही नहीं, आप अब तो 4 लाख करोड़ कर्ज देने की, फसली कर्ज की बात करती हैं, पर 1 जुलाई 2019 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद को कहा था कि 2018-19 में देश के छोटे यानी मार्जिनल फार्मर को 6,26,087 करोड़ का कर्जा दिया गया। तो पिछले साल 18-19 में तो दिया गया 6,26,000 करोड़ का कर्ज, और अब कोरोना महामारी में आप इसे कम करके 4 लाख करोड़ कर रही हैं। ऐसा जुल्म और जाति क्यों? तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि एक फूटी कोड़ी भी ना कल और ना आज किसान और खेत मजदूर के हिस्से में आई, ना 1 रुपया उसकी जेब में गया। ये जो वूडू इकोनॉमिक्स पैकेज है वित्त मंत्री जी का, जो केवल जुमला घोषणा पैकेज है, इससे ना किसान को राहत मिलेगी, ना खेत मजदूर को राहत मिलेगी। किसान और खेत मजदूर आज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां वह मोदी सरकार से निराश भी है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस भी करता है। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। धन्यवाद सर। पहले हम सुओ मोटो से संबंधित प्रश्न लेंगे। कौन पूछना चाहता है, कृपया इंगित करें। सैयद इमाम जी IANS से पूछिए। रणदीप जी, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी निर्मला सीतारमण की, उसमें उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए वो दे रहे हैं फूड एग्रीगेटर्स को, यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को। तो ज्यादा जोर अभी में राहत ना देकर बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर बताने की बात है, तो उसमें अभी किसान को क्या फायदा हो रहा है? आदरणीय मित्र, एक पुरानी कहावत है, नाम बड़े दर्शन छोटे।
निर्मला सीतारमण जी का 20 लाख करोड़ का पैकेज, मोदी जी का 20 लाख करोड़ का पैकेज 13-0 साबित हुआ है। मैं फिर दोहराता हूं, द 20 लाख करोड़ पैकेज ऑफ प्राइम मिनिस्टर being now given in installments or declared in installments by the finance minister, 20 lakh crore package has proved to be only 13 zeros. एक फूटी कोड़ी भी किसान की जेब में नहीं गया। नाम बड़े दर्शन छोटे, बड़ी बड़ी बातें कर देश के किसान को, अन्नदाता और राष्ट्र निर्माता को आप इस प्रकार से बरगला नहीं सकते। 1 रुपया किसान के खाते में आपने डाला नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसे दिया नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 26% फसल की भी बिकवाली नहीं, न्यूनतम समर्थक मूल्य भी लागत से, जो असली लागत है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक, फसल बीमा योजना प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बन गई। पीएम किसान निधि योजना में 6,000 रुपया आप 8 करोड़ किसान को देने का दावा तो करते हैं, पर 6.5 करोड़ किसान को उससे मरहूम क्यों करते हैं, ये आप जवाब नहीं देते। 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर कृषि की लागत बढ़ाकर आप किसान को 6,000 रुपया सालाना, वो भी आधे किसान को दे दें तो उसका लाभ क्या है? इसलिए सवाल बड़ा सीधा है, क्या देश के किसान और खेत मजदूर की जेब में एक कौड़ी भी आई? जवाब नहीं में है। इसलिए 20 लाख करोड़ का पैकेज 13-0 साबित हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगला सवाल संजय मिश्रा जी दैनिक जागरण से पूछना चाहते हैं। संजय जी पूछे। नमस्कार संजय जी। नमस्कार रणदीप जी। मेरा सवाल है कि जिस तरह से वित्त मंत्री ने कहा कि पैकेज का कुछ हिस्सा जो है वो बजट का भी पार्ट है, तो बजट का जो पार्ट है वो पैकेज का हिस्सा क्या हो सकता है? एक सवाल का ये पार्ट है। दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई असेसमेंट अभी 3 किस्तों के बाद किया है कि रियल पैकेज कितना है और जो मॉनेटरी जो फिजिकल मेजर्स हैं वो कितने हैं? सबसे पहले तो वित्त मंत्री जानबूझकर ये बताने से इनकार कर गई कि ये सारी स्कीम असल में बजट का हिस्सा हैं। अब केंद्रीय बजट को आप दोबारा रीपैकेज कर उसे वित्तीय पैकेज के तौर पर पेश करें तो ये अपने आप में न केवल असत्य और झूठ है, पर देश को बरगलाने का या देश को भ्रमित करने का एक कुत्सित प्रयास भी है। ये अशोभनीय है, निंदनीय है, असंवेदनशील है, अमानवीय है, वह देश के किसान और आम जनमानस के साथ विश्वासघात है। बजट की स्कीमों को पैकेज बनाकर पेश करना अपने आप में राष्ट्रहित नहीं बल्कि राष्ट्रहित के साथ खिलवाड़ करना माना जाना चाहिए। आपका दूसरा सवाल पूछिए। वही कि आप कांग्रेस पार्टी ने क्या असेसमेंट किया है कि रियल पैकेज कितना है और लिक्विडिटी मेजर्स या क्रेडिट फैसिलिटीज कितना है? रियल कैश इनफ्लो गवर्नमेंट एक्सचेकर से कितना है? भारत सरकार देश को बरगला रही है। लगता है कि वित्त मंत्री आरबीआई गवर्नर का काम करना चाहती हैं और वित्त मंत्री का काम भूल गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है सप्लाई साइड क्रिएट करना, यानी कर्ज उपलब्ध करवाना और उसे कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बैंकों के साथ मिलकर। 3 दिन में हमने ये देखा, केवल कर्ज कर्ज और कर्ज। वित्त मंत्री का पूरा 3 दिन का पैकेज का सार केवल 3 शब्द हैं, कर्ज कर्ज और कर्ज। या मैं इसे कहूं कि ये मोदी जी और निर्मला जी का वूडू अर्थशास्त्र है। दिस इज वूडू इकोनॉमिक पैकेज ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर
as also the Prime Minister. आखिर में जनता के हाथ में क्या आया? क्या प्रवासी मजदूर को, श्रमिक को, कामगार को की जेब में एक फूटी कोड़ी गई? जवाब नहीं में है। क्या किसान को 1 रुपया उसकी जेब में गया मदद के तौर पर? जवाब नहीं में है। क्या सूक्ष्म, मध्यम, लघु उद्योग को 1 फूटी कोड़ी तनख्वाह या मदद के तौर पर मिली? जवाब नहीं में है। बल्कि एमएसएमई पैकेज की पोल तो एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी ने ही खोल दी। वित्त मंत्री कहती हैं कि 3 लाख करोड़ का एमएसएमई को कर्ज देंगी, पर एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी जी ने कल ही देश को बताया कि सरकार और सरकार की संस्थाओं का 5 लाख करोड़ एमएसएमई की तरफ देय है। यानी मेरा खुद का पैसा भी, एमएसएमईज का खुद का पैसा भी सरकार एमएसएमईज को नहीं देने वाली। 5 लाख करोड़ देय है और 3 लाख करोड़ कर्ज देकर ब्याज और कमाने की तैयारी है। क्या इस प्रकार से देश के लोगों को बरगलाया जा सकता है? मोदी जी से और निर्मला सीतारमण जी से हमारा सीधा सवाल ये है, और इसीलिए मैंने कहा कि 3 दिन का 20 लाख करोड़ का तथा कथित जुमला घोषणा पैकेज केवल 13 जीरो साबित हुआ है। उसके आगे और पीछे और कुछ नहीं, मात्र 13 जीरो है। धन्यवाद। आनंद पूछना चाहते हैं अगला सवाल। आनंद पूछिए। आनंद, इंडिया टुडे से। My question is related to what you just spoke about, that the revelation which was made by Union MSME Minister Nitin Gadkari, that the government and their PSUs owe about rupees 5 lakh crores to the MSMEs. Do you think that this is the admission by the government of the fact that it's been defaulting payment, and also most of this payment is owed by the state government? So would the Congress party urge its state governments to make or release the payments which are due in their states and by their PSUs? And also, how difficult would it be for the states to release money at this time without center help, as they are facing a cash crunch? One thing is extremely clear. The so-called 20 lakh crore economic package has turned out to be a Jumla package. It reflects the voodoo economics being followed by the Prime Minister and the Finance Minister. The MSME Minister has exposed the lack of empathy, compassion, and concern on part of central government towards MSMEs. On one side, the government is patting its back by saying that a line of credit of 3 lakh crore shall be given to 45 lakh MSMEs. But the finance minister omits to tell that the total number of MSMEs employing over 11 crore people are actually 6.30 crore or 6 crore 30 lakh MSMEs. What about the remaining MSMEs other than the 45 lakh? Zero announcement has been made for them. Then even for these MSMEs, if center government, central PSUs and public sector enterprises, state governments and its enterprises already owe 5 lakh crore, then what good is the 3 lakh crore line of credit? And how will they benefit at all? The important need today was to give them a salary support package of 1 lakh crore and also give them a line of credit of 1 to 3 lakh crore. That would be the only way forward to support our MSMEs and save crores of jobs. Unfortunately, neither the Prime Minister nor the Minister of Finance even chose to express concern, much less implement any decision qua that. And that is where the MSME minister's statement becomes relevant and exposes the entire set of
contradiction and lies on part of union government. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Preeti from Sahara wants to ask a question. Preeti, go ahead. सर नमस्कार। नमस्कार। वित्त मंत्री ने आज अपनी तमाम स्टेटमेंट्स के बीच में एक जिक्र किया कि कमजोर सप्लाई चेन के मद्देनजर टॉप टू टोटल योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखने जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए कहा गया कि इससे पहले प्याज और टमाटर को लेकर के इसे लागू किया गया था, अब इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। तो हम क्या ये माने कि जो पहले से तमाम योजनाएं चल रही हैं उसे इस 20,000 करोड़ की योजना में शामिल करके बताया गया? दूसरी चीज ये जिस तरीके से इन्होंने प्रावधान की बात की है कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन तक में इसके लिए हम लोगों ने अरेंजमेंट्स किए हैं, इसका असर वाकई में आप होता हुआ देख रहे हैं? पहले तो ये कितना इफेक्टिव है ये योजना, इसको लेकर के कुछ बताएं, और अगर ये पहले से ही एग्जिस्टेंट थी तो इसका इस वक्त जिक्र करना कितना लाजमी होगा? वित्त मंत्री ने आज जो घोषणाएं की वो पहले से ही बजट का हिस्सा हैं, और इसीलिए जब उनसे ये प्रश्न पूछा गया तो वो टाल मटोल कर गई। देश की वित्त मंत्री ही अगर देश को बरगलाएगी, जनता को बहकाएगी और पैकेज के नाम पर बजट को रीपैकेज करके दिखाएगी, तो फिर कोरोना की महामारी में आर्थिक संकट से कैसे लड़ा जाएगा, प्रश्न सीधा ये है। दूसरा, वित्त मंत्री को स्पष्ट तौर से ये कहना चाहिए था कि भावांतर योजना, यानी अगर टमाटर या प्याज या सब्जी इत्यादि हैं वो उनकी डिस्ट्रेस सेल ना हो, क्या भावांतर योजना पहले से ही केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बजट में शामिल नहीं? तो ऐसे में बजट को रीपैकेज कर जनता को बरगलाने और बहकाने का वित्त मंत्री का प्रयास निंदनीय है, असंवेदनशील है, वे किसान के प्रति अमानवीय और निर्दयता पूर्ण व्यवहार का परिचायक भी है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं कड़े से कड़े शब्दों में। वित्त मंत्री जी को देश के किसान से, अन्नदाता से माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद सर। अगला सवाल सिद्धार्थ का, एनआई से। सिद्धार्थ जी सवाल पूछें। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल यह है कि आप लगातार सरकार को घेर रहे हैं तीसरे दिन की घोषणाओं के बाद भी, लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो सीधे तौर पे कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस वक्त में, इस महामारी के वक्त में पैटी पॉलिटिक्स कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। जो यूनियन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक सेंसिटिव अप्रोच अपनानी चाहिए माइग्रेंट लेबर्स की, और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं सबसे पहले वहां पर इन चीजों को कंधे से कंधा मिला के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, माइग्रेंट वर्कर्स का ध्यान रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जो हैं जो भी डिसीजन ले रहे हैं इस वक्त, जो भी फैसला ले रहे हैं, वो गरीबों को ध्यान में रखे, एपिसेंटर में रख के ही फैसले ले रहे हैं। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? लगता है कि मोदी सरकार गरीबी नहीं, गरीबों को मिटाने का प्रयास कर रही है। 3 दिन के पैकेज में क्या हमारे प्रवासी मजदूरों, श्रमिक भाइयों या देश के कामगारों को एक फूटी कोड़ी मदद के तौर पर दी गई? जवाब ना में है। 3 दिन के पैकेज के अंदर क्या देश के किसान को, खेत मजदूर को 1 रुपया राशि मदद के तौर पर मिली? जवाब ना में है। 3 दिन के पैकेज के अंदर लघु, सूक्ष्म और छोटे उद्योगों को मदद और राहत के नाम पर 1 रुपया की मदद मिली? जवाब ना में है। सवाल यह है कि 3 दिन के पैकेज का एक ही सार है, कर्ज, कर्ज और ज्यादा कर्ज। पर क्या केवल ऐसे समय में जब किसान, मजदूर, छोटे उद्योग, लघु और सूक्ष्म उद्योग गंभीर पीड़ा से गुजर रहे हैं, आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो उन्हें ब्याज पर और कर्ज देकर सरकार अपनी जिम्मेवारी से पीछा छुड़वा सकती है? जवाब सीधे सीधे ना में है। धन्यवाद सर। अगला सवाल किसानों की समस्याओं से ही जुड़ा है। पूनम चमोली जी पूछना चाहती। पूनम जी, क्या आवाज आ रही है आपको? जी सर। हाँ, पूछिए सवाल।
सर मेरा रणदीप जी, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कृषि को लेकर बहुत बातें की गई हैं, लेकिन किसानों का मुद्दा हमेशा कांग्रेस पार्टी उठाती आई है और कहीं न कहीं जो कर्ज की बात की जाती है, लगातार कांग्रेस ने उसका समर्थन भी किया कि जो किसान है उनका कर्ज माफ होना चाहिए। लेकिन अभी तक की अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, कहीं भी किसानों का जो कर्ज माफ है वो नहीं किया गया है। और अगर हम बात करें जिस तरह से स्पेशल पैकेज की अगर हम बात करते हैं कि तो एमएसएमई को कई स्पेशल पैकेज दिए गए हैं, लेकिन किसानों को किसी तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा लगता है कि किसान और खेती ना तो इस सरकार को उनकी समझ है और ना ये उनकी पीड़ा को आत्मसात कर पा रहे। बात बड़ी सीधी है, किसान मोदी सरकार के एजेंडा में है ही नहीं। 63% देश की जनसंख्या के लिए मोदी सरकार के पास एक फूटी कोड़ी नहीं। किसान को पैकेज के नाम पर केवल बजट को रीपैकेज कर पेश किया जा रहा है और उसमें किसान नाम के किसी व्यक्ति की कोई चर्चा नहीं। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक आय दुगनी कर देंगे, पर इस परिस्थिति में जो चल रही है 2050 तक भी वो इन नीतियों के चलते आय दुगनी नहीं कर सकते। किसान के कर्ज की बात हो, किसान के फसल की कीमत की बात हो, फसल बीमा योजना की बात हो, किसान के लागत के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की बात हो, किसान को छोटे छोटे माइक्रो फार्मर को, किसान को कर्ज उपलब्ध करवाने की बात हो, इन सारे पायदानों पर यह सरकार धड़ाम से गिरी है और उसका कारण मंशा या बदनीयती है। मैं ये कहूंगा कि किसान को लेकर यह सरकार बदनीयती से ग्रस्त है। धन्यवाद सर। आसिफ इकबाल जी सलाम से सवाल पूछना चाहते हैं। आसिफ जी, नमस्कार रणदीप जी। नमस्कार रणदीप जी, मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, क्योंकि आप भी तस्वीरें लगातार देख रहे होंगे, मीडिया को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बहुत सारे देश भर की श्रमिकों की तस्वीरें आ रही हैं जो बड़ी ही मार्मिक है, बहुत ही दुखदाई है। तस्वीरें देखने के बाद अपने आप आंखों से आंसू गुजर जाते हैं। कल श्रमिकों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी सरकार ने घोषणाएं की है। आपको क्या लगता है कि घोषणाएं इंप्लीमेंट होने में क्या वक्त लगेगा, और आपको लगता है कि क्या ये वक्त मुफीद था या फिर और पहले उन लोग के लिए अलर्टनेस जारी करना चाहिए था, उन लोगों के लिए तमाम जो ज्यादा, जैसे कल उन्होंने कहा कि मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी वेज बढ़ाएंगे, उन्होंने कहा कि तमाम श्रमिकों के लिए हम स्पेशल पैकेज देंगे। तो क्या आपको लग रहा था कि 50 दिनों तक, क्योंकि जिस दिन से लॉकडाउन शुरू है उसी दिन से श्रमिकों की मजबूरियां, परेशानियां और दुष्गवारियां शुरू हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार उन सब चीजों को लेकर बहुत कॉन्शियस थी? एक लाइन में अगर मैं ये कहूं तो मोदी सरकार अन्नदाता किसान और राष्ट्र निर्माता मजदूर विरोधी है। उनकी हर नीति, उनका हर रास्ता और निर्णय, वो सब के सब किसी ना किसी प्रकार से अन्नदाता किसान और राष्ट्र निर्माता मजदूर को चोट पहुंचाते हैं। जैसा मैंने एक और प्रश्न के उत्तर में कहा, क्या वित्त मंत्री जी ये बता सकती हैं या प्रधानमंत्री जी कि प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों के खाते में एक फूटी कोड़ी उन्होंने डाली? जवाब नहीं में। मनरेगा मजदूरों की चर्चा तो कर दी, पर यह नहीं बताया कि मनरेगा मजदूरों को 30 दिन की तनख्वाह एडवांस में कब और कैसे देंगे, क्योंकि मनरेगा का काम तो लॉकडाउन के चलते हो ही नहीं पा रहा। आप मुझे ये बताएं, 8 करोड़ लोगों को राशन देने की बात तो कर दी, पर क्या 8 करोड़ परिवार मात्र 30 दिन में मात्र 5 किलो अनाज के ऊपर जिंदा रह सकते हैं? क्या कोई व्यक्ति, एक परिवार में अगर 4 सदस्य हों तो वो 5 किलो अनाज में 30 दिन गुजारा कर सकता है, या कोई एक अकेला व्यक्ति भी 5 किलो अनाज में 30 दिन तक गुजारा कर सकता है? इसीलिए कांग्रेस ने बार बार ये कहा कि 7500 रुपया हर जनधन खाते, हर मनरेगा मजदूर खाते, हर पेंशनर के खाते, हर उज्ज्वला बहन के खाते में ट्रांसफर करिए। 10,000 रुपया हर किसान के खाते में ट्रांसफर करिए और 6 महीने तक 10 किलो प्रति व्यक्ति अनाज
1 किलो दाल और आधा किलो चीनी दीजिए, तभी कोरोना की महामारी से देश जंग जीत पाएगा। पर ऐसा लगता है कि जुमलों में अधिक, बातों में अधिक और काम में कम विश्वास इस सरकार का है। धन्यवाद। Can we conclude, Pranab? आखिरी सवाल सर राजस्थान पत्रिका से शादाब अहमद जी पूछना चाहते हैं। शादाब पूछिए सवाल। नमस्कार रणदीप जी। नमस्कार सर। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल कहा कि यूपी बिहार जो है मजदूरों को अधिक संख्या में घर वापसी करा रहा है श्रमिक एक्सप्रेसों के माध्यम से, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारों पर जो श्रमिकों को घर वापसी में ज्यादा रुचि नहीं है। उनका कहना है कि राज्य कम संख्या में ट्रेन मांग रहे हैं। तो इनमें से 3 राज्य में आपकी सरकार है, इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस क्या सोचती है इस बयान को लेकर? रेल मंत्री कई बार झूठ बोलते पकड़े गए हैं। आप ही के एक समाचार पत्र ने दिखाया कि किस प्रकार से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या को लेकर भी श्री पीयूष गोयल ने देश को झूठ बोला और बरगलाया। पर एक बार इसे छोड़ दीजिए, अलग रखिए। क्या रेल मंत्री ये बताएंगे कि अगर रेल मंत्रालय 100 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में डाल सकता है तो श्रमिकों को निःशुल्क घर वापसी के लिए मदद क्यों नहीं कर सकता? जो हजारों करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में आया है, प्रधानमंत्री उसमें से 100 या 200 करोड़ रुपया श्रमिक ट्रेनों में निःशुल्क किराया कर घर वापसी के लिए क्यों नहीं दे सकते? और राजस्थान की सरकार, पंजाब की सरकार, कर्नाटक की कांग्रेस की इकाई, केरल की कांग्रेस की इकाई बार बार पैसा जमा करवाने की गुहार लगा रही है, पर जानबूझकर ना ट्रेनें उपलब्ध करवा रहा रेल मंत्रालय और ना पूरा पैसा जमा करवा रहा। यानी खुद निःशुल्क करेंगे नहीं, और अगर कांग्रेस के साथी एक एक रुपया इकट्ठा कर या कांग्रेस की सरकारें आगे बढ़कर इस बारे में पैसा देने की गुहार लगाएं तो वो पैसा जमा नहीं करवाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो ये बताया भी कि 780 रुपया प्रति मजदूर घर वापसी के लिए वो दे रहे हैं। कर्नाटक में और केरल में हमारी इकाइयां 1000 रुपया से ज्यादा प्रति मजदूर पैसा जमा करवाने को तैयार हैं। हरियाणा की इकाई ने मुख्यमंत्री को 42 लाख रुपया दे दिया है, परंतु वो पैसा क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? और श्रमिक एक्सप्रेस की उपलब्धता क्यों नहीं हो रही? क्या हमारे रेल मंत्री और प्रधानमंत्री का दिल उस भयावह मंजर को देखकर नहीं दहलता जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने बहन भाइयों को गोद में लिए नंगे पांव छाले समेत किसी प्रकार से घर वापसी कर रहे हैं, और अनेकों लोग एक्सीडेंट्स में मौत के शिकार भी हो रहे हैं। थोड़ी दया तो कीजिए, मानवता की दुहाई ही सुन लीजिए। कम से कम आगे बढ़कर झूठ बोलना बंद कर हमारे मजदूर भाइयों की मदद करिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक प्रेस विज्ञप्ति आपको बहुत जल्द भेज देंगे जहां वो सारे आंकड़े और तथ्य जिनकी मैंने चर्चा की वो आपके पास होंगे। मेरा आपसे ये अनुरोध जरूर Sir, I have a question. ओके मैम, प्लीज आस्क। Sir, I wanted to ask you a question about a proposal that the Indian Army has put forth about a volunteer 3-year service, which is being termed as a tour of duty. Now, the Indian Army is maintaining that this is going to be hugely beneficial for them, as there's going to be a reduction in the pay, and definitely a gratuity payout is also going to be lessened. But this is going to be voluntary in nature, sir. How do you see this proposal coming from the Indian Army side? Well, the Short Service Commission proposal or the scheme is already there, where people can go and serve Indian Army and Armed Forces for a period of 5 years, if I remember correctly. Now, another scheme for a period of 3 years has been started. I think if the youth of the country was to come forward to serve the nation and contribute towards India's pride history of valor, it should be treated as welcome. Thank you. Thank you, sir. Thank you everybody for joining. बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Thank you very much, sir. मेरे और मेरे साथी अभय दुबे जी की ओर से धन्यवाद। धन्यवाद अभय जी, आपका
थैंक यू सर।